हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑन बायोलॉजी मंत्रा विद प्रिया पाठक। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम और वहाँ से लेके पॉलिन बनने तक का पूरा गैमेटोजेनेसिस स्टडी किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब गायनीशियम को। तो पेन कॉपी खोल के रेडी हो जाओ और अगर एनसीईआरटी है तो वो भी खोल लो। देखो, वैसे तो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स खुद के समझने के लिए बेस्ट होते हैं। आपको पता है ना कि कौन सा पॉइंट आपको समझने में कितनी मेहनत करनी है, और इससे खुद से लिखते रहो ना तो याद भी होता रहता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने बात कर चुके हैं हम लोग कि फ्लावर में 4 होल्स होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैलिक्स और करोला जो हैं वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं, और जो एंड्रोशियम और गायनोशियम है वो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। मतलब अगर सेपल्स और पेटल्स किसी स्पीशीज़ के प्लांट्स में नहीं भी हैं, या फिर उनमें किसी टाइप का मॉडिफिकेशन है, लाइक पेरियंथ की कहानी क्लास 11th में फैमिली लिलिएसी याद आया कुछ, उसमें पढ़ी थी हमने। तो उस पेरियंथ की कहानी में क्या था कि सेपल्स और पेटल्स जो थे वो लोक अलाइक थे। तो वैसा कुछ अगर है भी तो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेगा। बट अगर किसी प्लांट स्पीशीज़ में एंड्रोशियम या गायनीशियम नहीं है, या इन दोनों में से किसी एक की एब्सेंस है, तो फिर उस स्पीशीज़ के प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। ध्यान ये रखना है आपको कि प्लांट स्पीशीज़ की बात हो रही है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड आपको पता है 2 पेरेंट्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल। तो अगर कोई एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से स्पीशीज में प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर पाएगी, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि उस स्पीशीज के कुछ प्लांट्स में मेल फ्लावर आते हों और कुछ में फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कहानी पढ़ी है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है कि कुछ स्टेमन बियरिंग फ्लावर्स होते हैं और कुछ पिस्टल बियरिंग फ्लावर्स होते हैं। सो कंसेप्ट क्लियर। तो कैलिक्स एंड करोला आर द एसेसरी पार्ट्स, बट रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड्रोशियम एंड गायनीशियम आर नेसेसरी पार्ट। तो स्टेमन की बात तो हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा टारगेटेड लर्निंग ऑब्जेक्ट जो है वो है गायनीशियम। सो बेसिकली गायनीशियम की जो यूनिट होती है इट इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल। एक पिस्टल में 3 पार्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं। पिस्टल का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। स्टिग्मा टर्मिनल डिस्क लाइक रिसेप्टिव होता है जो पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग सरफेस की तरह वर्क करता है। स्टाइल स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है स्टिग्मा के नीचे, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे, और हम लोग पॉलन जर्मिनेशन के टाइम पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके बाद उनसे पॉलन ट्यूब निकलेगी और वो इसी स्टार्क के थ्रू जाएगी ओवरी तक। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो स्टार्क है और ये जो स्टाइल है वो हॉलो और फिल्ड दोनों टाइप की हो सकती है। ये सारे अडेप्टेशन अफेक्ट करते हैं पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। तो इसकी बात हम लोग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिटेल में कर लेंगे ना। ओवरी बेसल सोलन पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। मींस द ओवरी इज द बेसल सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल दैट बियर्स द ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिखा। ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो ओव्यूल है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। नोट कर लो, ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। फर्टिलाइजेशन के बाद इसी से सीड का डेवलपमेंट होता है। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल जो है वो जनरली ओवॉइड शेप का होता है, मतलब अंडे के जैसा ओवल शेप का, और व्हाइटिश कलर का होता है। ओवरी से ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टार्क के थ्रू अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी पर
जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैच होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम। दिख रहा होगा आपको, दिस इज द हाइलम। ओव्यूल में एक थिन वॉल पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना हुआ एक मास होता है। ओव्यूल बॉडी जिससे बनती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो पूरा न्यूक्लियस है वो एक या ज़्यादा भी कवरिंग हो सकती है, उन कवरिंग से कवर होता है एंड दीज कवरिंग्स आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स न्यूक्लियस को पूरा कवर नहीं करते हैं। ये देखो नीचे छोटा सा एक होल दिख रहा है, इस स्मॉल ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर ओपनिंग से ही फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नॉर्मली पॉलन ट्यूब एंटर करती है। माइक्रोपाइल के बाद इंटेगुमेंट का जो ओरिजिन है उसको हम लोग बोलते हैं कलेजा, और सिंपली हम लोग बोलते हैं चलेजा, बट जो सही टर्म है वो है कलेजा। तो ऊपर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है यहीं से इंटेगुमेंट ओरिजिनेट होते हैं या फिर यहीं से डेवलपमेंट होता है इंटेगुमेंट्स का। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर डन। अब ओव्यूल में इतने सारे ये जो स्ट्रक्चर होते हैं तो ऑब्वियसली वेरिएशंस भी होते होंगे, करेक्ट। तो इन्हीं वेरिएशंस के बेसिस पर ओव्यूल अलग अलग एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल की, और इसमें भी सबसे पहले ओव्यूल में इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर हैं तो कितने हैं, इस बेसिस पे हम लोग ओव्यूल्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे कि अगर ओव्यूल के ऊपर कोई कवरिंग ना हो, वैसे तो ये बहुत रेयर केस होता है लेकिन फिर भी प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई भी इंटेग्यूमेंट की कवरिंग नहीं है किसी ओव्यूल के ऊपर तो हम उसको बोलेंगे अटैगमिक ओव्यूल। इस टाइप के जो ओव्यूल्स हैं वो लॉरेंथस में प्रेजेंट होते हैं, बट जनरली जो ओव्यूल्स होते हैं वो टैगमिक होते हैं। टैगमिक का मतलब है उनके ऊपर इंटेगुमेंट्स की कवरिंग रहेगी, चाहे वो एक कवरिंग हो या एक से ज़्यादा कवरिंग हो। तो जो टैगमिक ओव्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के बेसिस पर अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट यूनिटैगमिक ओव्यूल। यूनिटैगमिक का मतलब है एक ही कवरिंग होगी, मतलब एक ही इंटेगुमेंट रहेंगे इसके ऊपर। फैमिली कंपोजिटी में ये बहुत कॉमन होता है। बाइटैगमिक ओव्यूल, सबसे ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन यही है, और जो पल्सेस की दालों वाली जो फैमिली आपने पढ़ी थी उस फैमिली में सारे प्लांट्स में इसी टाइप का ओव्यूल मिलता है। नेक्स्ट इज ट्राइटैगमिक ओव्यूल। ट्राइटैगमिक ओव्यूल भी रेयर केस होता है, इसमें 3 इंटेगुमेंट होते हैं। तीसरा जो इंटेगुमेंट होता है उसको एरल बोलते हैं। नोट कर लो कि एरल का जो डेवलपमेंट होता है वो फ्यूनिकल के पास से होता है। इस टाइप का जो ट्राइटैगमिक कंडीशन है वो लीची में प्रेजेंट होता है। अब जो दूसरा डिफरेंशिएशन है ओव्यूल का वो है फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और कलेजा की रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे। ये तीनों स्ट्रक्चर याद आ रहे होंगे, अभी अभी बात की थी हम लोगों ने। फ्यूनिकल जो है वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर था जिससे अटैच था प्लेसेंटा से ओव्यूल। माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग थी और कलेजा जहाँ से इंटेगुमेंट डेवलप हुए थे। तो इन्हीं तीनों की रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे ओव्यूल्स कई सारे टाइप के होते हैं। जैसे पहला ऑर्थोटोपस ओव्यूल। ऑर्थोटोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोपाइल, कलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही सीध में है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेक्ट ओव्यूल। नेक्स्ट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे नॉर्मल टाइप का ओव्यूल यही है। हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर भी पूरा ओव्यूल का समझ रहे थे तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर से समझा था। तो नॉर्मल कॉमन फैमिलीज में ये मिल जाता है, बहुत कॉमनली यही मिलता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे ओव्यूल का फिगर बनाने के लिए आ जाए, या एग्ज़ाम में मोस्टली अगर ओव्यूल का फिगर आता भी है आपसे लेबलिंग करवाने के लिए, तब भी फिगर यही आता है। तो ये हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इस एनाट्रोपस ओव्यूल को इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ओव्यूल एक साइड में फ्यूनिकल से ही फ्यूज कर ले, जिसकी वजह से माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के जस्ट साइड से ही आ जाता है। ये दिखा, और कलेजा ये रहा माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट। सो एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड ओव्यूल होता है और बहुत कॉमनली मिलता है। नेक्स्ट इज हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा।
तो मतलब ये इन्वर्टेड ओव्यूल की तरह पूरा फ्यूज्ड भी नहीं है फ्यूनिकल से और ना ही पूरा इरेक्ट है, ये आधा झुका है। मतलब ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से 90 डिग्री एंगल पर अटैच है। ओके, तो नेक्स्ट कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल की बॉडी भी कैसा है, 90 डिग्री पर, मतलब राइट एंगल पर फ्यूज है फ्यूनिकल से, बट थोड़ा एक्टिव सेल डिवीजन की वजह से ये पार्ट कर्व हो चुका है और फ्यूनिकल की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है। नेक्स्ट वन इज एम्फिट्रोपस ओव्यूल। ये थोड़ा सा और ज़्यादा कर्वेचर शो करते हैं और ओव्यूल की बॉडी कैसी हो जाती है, हॉर्स शू शेप की, दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट ओव्यूल का टाइप है सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है, ओव्यूल की बॉडी 360 से भी ज़्यादा टर्न कर जाती है, तो दिख रहा होगा फ्यूनिकल ओव्यूल के अराउंड कॉइल हो जाती है। ओव्यूल के सारे टाइप क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो ओव्यूल है जिसे हम लोगों ने इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया बोला था, इसमें बनेगा मेगास्पोर मदर सेल और उससे बनेगा मेगास्पोर। लास्ट लेक्चर याद आ रहा होगा, जैसे एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बने थे, वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन, और उसको क्या बोलेंगे, जैसे माइक्रोस्पोर के बनने को हम लोगों ने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोर के बनने को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, आप चाहो तो नोट कर लो, कॉपी पेन तो लेके बैठा ही करो, नोट कर लो उसको, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, बट एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। देखो, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो डिवीजन तो वही होगा, मियोसिस सेल डिवीजन, और स्टार्टिंग में 4 ही मेगास्पोर बनेंगे, पर 3 हो जाएंगे डीजेनरेट और बचेगा एक ही फंक्शनल। तो सिंपली मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या हो गई, द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल by the process of meiosis cell division is called megasporogenesis। तो अब ये होता कैसे है, प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक डिस्टिंक्ट सेल बन जाती है, इसका नाम होता है आर्चिस्पोरियल सेल। तो आर्चिस्पोरियल सेल बनती कहाँ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये जो सेल है जिसको हम आर्चिस्पोरियल सेल बोल रहे हैं, ये बाकी सारी सेल से अपने प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और अपने थोड़े से बड़े शेप की वजह से बड़ा क्लियरली दिखाई देती है। अब ये आर्कियोस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा और इसने बना दिए एक आउटर प्राइमरी पेरिटल सेल और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो कि इनर सेल रहेगी। ये पूरी के पूरी जो प्रोसेस अभी तक हो रही है, ध्यान रखना इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन चल रहा है, मतलब जो पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम का नंबर होगा वही नंबर किस में होगा, डॉटर सेल में। तो ये दोनों ही अभी 2n सेल्स बन रही हैं, मतलब डिप्लॉइड सेल्स बन रही हैं। अब प्राइमरी पेरिटल सेल का तो काम ही वही है, पेरिटल टिश्यू को बनाना, तो ये बनाएगी न्यूसेलस के पेराइटल टिश्यू, और स्पोरोजिनस सेल से बनेगी मेगास्पोर मदर सेल। ये मदर सेल और ये मेगास्पोर मदर सेल अब करेगी मियोसिस सेल डिवीजन, मतलब क्या, वही रिडक्शनल डिवीजन। तो एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से बन गए 4 मेगास्पोर, वो भी कैसे, हैप्लॉइड। ये चारों के चारों एक लीनियर टेट्राहेड्रल में अरेंज होते हैं। देखो, हम लोग बहुत कॉमन कंडीशंस की बात करते हैं, किसी भी एक्सेप्शनल केस की बात जनरली नहीं करते हैं। तो एक नॉर्मल कंडीशन में ये लीनियर टेट्राहेड्रल में अरेंज होते हैं। इनमें से 3 तो हो जाते हैं डीजेनरेट, और जो कैलेजल एंड की तरफ वाला होता है वो बच जाता है और वही बनाता है फंक्शनल मेगास्पोर। ग्रोथ करके एनलार्ज होता है और फंक्शनल मेगास्पोर फाइनली बन जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस डन। अब ये जो मेगास्पोर बना है ये ऐसे ही तो रह नहीं जाएगा, फ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए, गैमेट्स। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनेगा, गैमेट।
So basically functional megaspore is the first cell of megagametophyte, मतलब यही मेगा गैमीट को और फीमेल गैमीट को बनाने का काम करेगी और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा गैमीटोजेनेसिस। तो फिगर में देखो ये जो एक बड़ी सी सेल आपको दिख रही है यही है फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियसेस में और 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, वो दोनों एक एक पोल पर पहुंच जाएंगे। दोनों न्यूक्लियसेस में अब 2 बार लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा और टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। डॉटर न्यूक्लियाई में होगा न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट और दोनों एंड से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई और इनसे एक कंबाइंड सेल बनेगी, उसको बोल देंगे सेंट्रल सेल। अब दोनों एंड पर रहेंगी 3-3 सेल्स, तो इनमें से कैलेजल एंड पर तीनों की तीनों बनाएंगी एंटीपोडल सेल्स और माइक्रोपाइलर एंड पर बनेंगे 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल और फीमेल गैमेट। माइक्रोपाइलर एंड पर इन सबको बोलेंगे एग एपरेटस। तो देखो कंप्लीट एम्ब्रियोसेक में 7 सेल्स बनी और 8 न्यूक्लियस बनी। तो कभी कभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक नहीं आता है, या हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए वो डायरेक्टली यही दे दें कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक और डिफाइन करो आपके फॉर्मेशन होता कैसे है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन। और क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के दिया जा सकता है। अब ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक है क्या, इसमें देखो 3 तो बनी है एंटीपोडल सेल्स, सबके पास एक न्यूक्लियस है, कैलेजल एंड पर है। एक बनी है सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 सिनर्जिड्स बनी हैं, एक oocyte बनी है और सिनर्जिड्स और oocyte कहाँ हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो बस काउंट कर लो, हो गया ना 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सिनर्जिड्स जो हैं वो पॉलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करेंगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। एग सेल में फ्यूजन से मेल गैमीट के फ्यूजन से जो मेल गैमीट्स बने थे ये फ्यूजन से जाइगोट बन जाएगा और सेंट्रल सेल से जब एक और मेल गैमीट 2 मेल गैमीट्स बने थे ना, तो एक और मेल गैमीट जब फ्यूज करेगा तो बन जाएगा क्या, एंडोस्पर्म। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो इन सारी सेल्स के फंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे। आज का पूरा टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते रहो, एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ते रहना और इस टॉपिक के नोट्स तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। चलो फिर, स्टे हेल्दी,